दोस्तों नमस्कार। बेंगलोर की सड़कों पर 36 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के जरिए नापे। इसका लाभ बीजेपी को मिला या नहीं मिला? आरक्षण खत्म कर दिया बीजेपी ने मुस्लिमों का और कांग्रेस ने कह दिया सत्ता में आए तो इसे लागू कर देंगे। इसका लाभ कांग्रेस को मिला या नहीं मिला? हिंदुत्व का कार्ड, वह भी जय बजरंग बली के नारे के साथ प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर खेला। तो इसका लाभ कर्नाटक में बीजेपी को मिला या नहीं मिला? वोकलिंगा और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन लेकर जेडीएस जो अपना प्रभाव हमेशा से जताती रही, क्या इस बार उसमें सेंध लग गई या नहीं लगी? जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है और जिस स्थिति में कर्नाटक के भीतर के जो भी सवाल हैं, उन सवालों के अक्स तले लाभ किसे मिला? कर्नाटक का एग्जिट पोल इस मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है कि दरअसल इसका असर यानी कर्नाटक का जो परिणाम आएगा और एग्जिट पोल उसका पहला प्रतिबिंब है, वह यह जता रहा है कि क्या वाकई जो ऑरा प्रधानमंत्री का है वो बचा हुआ है या फिर खत्म हो चला है और कर्नाटक ने उसकी शुरुआत कर दी है। किस स्थिति में कर्नाटक की जनता आज वोट देने तो निकली, लेकिन पिछली बार के रिकॉर्ड को वह तोड़ नहीं पाई, जिस वक्त 71.13% वोट 2018 में पड़े थे। इस बार कर्नाटक का वोटर उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकल पाया, 2-3% पीछे ही रह गया और शुरू से ही इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि अगर वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा तो फिर एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं चली और सब कुछ जस का तस है। यकीनी तौर पर सब कुछ जस का तस बीजेपी के लिए क्या रह गया, क्योंकि वोटों के प्रतिशत के लिहाज से 36% वोट बीजेपी को पिछली बार मिले थे। इस बार भी एग्जिट पोल बहुत साफ दिखा रहा है कि 36 से 37% होने में भी बीजेपी हांफने लगी और पिछली बार कांग्रेस को 38% वोट मिले थे। इस बार वह 40, 41, 42% तक पहुंचने की स्थिति में आ गई। अब अगर इसे आंकड़ों की दृष्टि में तब्दील कर दिया जाए तो क्या कर्नाटक का रिजल्ट एग्जिट पोल के जरिए कांग्रेस की हवा दिखा रहा है और यह कह रहा है कि बीजेपी सत्ता के बाहर हो गई और यह भी कह रहा है कि जेडीएस का दरअसल इस दौर में पूरे तरीके से ढहढहा कर गिरना हो गया? सिलसिलेवार तरीके से जरा परिस्थितियों को इसलिए समझिए क्योंकि 13 तारीख से पहले यह एक पहला आईना है इस देश की राजनीतिक सत्ता को लेकर, जो कि ठसक के साथ चलती थी और प्रधानमंत्री ने बीजेपी के पूरे प्रचार की कमान अपने कंधे पर उठा ली और जिस बेंगलोर शहर में वह लगातार जीत की मुनादी करते हुए निकल रहे थे और बीजेपी का हर कार्यकर्ता नेता मानकर चल रहा था कि 28 सीटों में से 11 सीट पिछली बार जीते थे तो इस बार उसके आगे निकल जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने चीजें उलट दी और एग्जिट पोल बतला रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पिछली बार के 11 के आंकड़े को भी बेंगलोर शहर में बीजेपी छू नहीं पाएगी। तो दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या है, यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार कहा जा रहा था मोदी मैजिक एग्जिट पोल करता है, नहीं चला। बार बार रिजर्वेशन का जिक्र था और कहा जा रहा था कि संविधान से हटकर आरक्षण दिए गए और जनता कर्नाटक की समझदार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मुफ्त में रेवड़ियां बांटने का जिक्र हो रहा था, जिस लिहाज से कांग्रेस ने इस बार हर तबके के लिए चीजें परोस दी, तो क्या वो चल गया? और जो बजरंग दल की बात और उसका जिक्र हो रहा था, जो बजरंग बली तक चला गया, इसका लाभ खास तौर से ओल्ड मैसूर में कितना बड़ा कांग्रेस को हो गया और जेडीएस यहां पर किस तरीके से सिकुड़ गई, यह भी नजर आया और मांड्या और हासन में भी नजर आया। सवाल यह है कि 40% कमीशन ने भी कोई बड़ा असर दिखलाया है और क्या ओबीसी बीजेपी के साथ रहा? जो स्थिति है उसमें यह फैक्ट है कि लिंगायत बीजेपी के साथ जरूर है, लेकिन उसमें प्रतिशत में कमी आ गई। मुस्लिम का एक बड़ा तबका जेडीएस से निकलकर कांग्रेस के हिस्से में चला गया, यह भी निकल कर आया, यानी वोकलिंगा और मुस्लिम का गठजोड़
टूट गया तो जेडीएस को घाटा शुरू हो गया और उसके तमाम सीट्स या वोट जो हैं वो ट्रांसफर होने लगे कांग्रेस के पक्ष में। तो क्या 5 करोड़ 21 लाख वोटरों में से तकरीबन 69-70% जो वोट नजर आ रहे हैं वह क्या इस बार एक हवा के तौर पर थे? अगर अलग अलग न्यूज चैनलों का पहले हम जिक्र कर दें एक लाइन में, तो यह समझिए कि आज तक, इंडिया टीवी दोनों कह रहा है कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। इसके बाद एवीपी जो है वो मार्जिनली कह रहा है कि दरअसल ये हंग असेंबली है लेकिन 110 सीट तक कांग्रेस पहुंच सकती है। इन तीनों जगहों पर बीजेपी 100 के नीचे है लेकिन 80 के ऊपर है, यह भी एक फैक्ट है। टाइम्स नाउ ने भी कह दिया कि दरअसल वहां पर सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। जी न्यूज ने भी कह दिया सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। टीवी 9, न्यूज 18 और रिपब्लिक तीनों हंग दिखला रहे हैं लेकिन तीनों ही कांग्रेस को 100+ दिखला रहे हैं और बीजेपी को 100 के नीचे लाकर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन तीनों 90+ में बीजेपी को रख रहे हैं। अब यहां पर सवाल है, जो स्थिति जेडीएस की है वह एक झटके में लगभग 15 से 20 सीट के बीच उसकी जमीन खिसक रही है और वो लाभ सीधे सीधे क्या चला गया कांग्रेस के पास और इसी ने उसको बहुमत में लाने का काम किया। और जो बीजेपी की सीट है जहां पर वो मार्जिनली पिछली बार जीत गई थी, इस बार वह जीतने की स्थिति में नहीं है। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें चाहे अलग अलग हिस्सों में देखना शुरू करें तो ग्रेटर बेंगलोर, जिसके दायरे में ग्रामीण और शहरी दोनों बेंगलोर आता है, उसमें बड़ा लाभ अपने तौर पर कांग्रेस को मिल गया है, लेकिन एवीपी कहता है नहीं मिला है। हमें लगता है इन परिस्थितियों से हटकर 3-4 बातों पर पहले गौर कर लीजिए। पहली बार कांग्रेस की पूरी टीम कर्नाटक में नजर आ रही थी। राहुल गांधी ने 16 सभाएं की, 2 रोड शो निकाले। प्रियंका गांधी ने 15 रैलियां की, 10 रोड शो निकाले। सोनिया गांधी भी वहां पर उस इलाके में पहुंची जहां पर जगदीश शेट्टार, जो कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, वहां पर उन्होंने रैली की। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 दिनों के भीतर 19 सभाएं कर डाली, 6 रोड शो निकाल डाले और कितनी बड़ी तादाद में कर्नाटक को प्रभावित करने की कोशिश सिर्फ इस बात से समझिए कि बीजेपी की जो नेशनल लीडरशिप है उसने 206 रैलियां की, 90 रोड शो किए और स्टेट के नेताओं ने 231 रैलियां की, 48 रोड शो किए। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेशनल और स्टेट लेवल के जो नेता थे उन्होंने 99 रोड शो की, 99 रैलियां की और 33 रोड शो निकाले। इसी का मिश्रण जब चलना शुरू हुआ तब यह समझ में बात आनी शुरू हुई कि दरअसल यह खेल क्या है। और बड़ी बात यह है कि जो वीवीआईपी सीट है, मसलन जगदीश शेट्टार जो लगातार वहां से जीत रहे हैं, उनकी टिकट काटी गई। पिछली बार 21,000 वोट से वह जीते थे। इस बार हुबली धारवाड़ का जो सेंट्रल का इलाका है वहां पर उनके अनुकूल परिस्थिति दिखाई दे रही है। जो रामनगरम, जहां पर चन्नापट्टनम है, जहां पर एचडी कुमारस्वामी है, वह चुनाव जीत जाएंगे, यह बात कही जा सकती है। जेडीएस अपने तौर पर धराशायी है लेकिन चन्नापट्टनम में एचडी कुमारस्वामी की स्थिति मजबूत है। सिद्धारमैया वरुणा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वह लगभग 58,000 वोट से, इस बार तो उनकी स्थिति और बेहतर थी। कहा जा रहा था कि दरअसल उनके रहते हुए जीता जाए तो और अनुकूल होगी कांग्रेस की स्थिति, तो उनके अनुकूल है। वहीं कनकपुरा में डीके शिवकुमार पिछली बार तकरीबन 80,000 वोट से जीते थे। इस बार हो सकता है वह कर्नाटक में कोई रिकॉर्ड ना बना दे, क्योंकि खबर उनके इलाके में चल पड़ी कि दरअसल मुख्यमंत्री डीके होंगे। वहीं लक्ष्मी सवाथी जो डिप्टी सीएम अथानी की सीट पर वह पिछली बार 2,331 वोटों से जीते थे, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह है कि अथानी जो है और उससे पहले जो बीजेपी के महेश कुमार थाली थे वह उससे पहले जीते थे। जो 2,331 सीट है वह बीजेपी में आ गए, बीजेपी से निकलकर सवाथी वहां चले गए। यह सीट उलझी हुई है। जो शिगांव है वहां पर बसवराज बोम्मई जो है उनके खिलाफ, हालांकि कांग्रेस के यासिर अहमद पठान थे, लेकिन यहां पर बोम्मई की ताकत ज्यादा मजबूती के साथ है क्योंकि पीछे प्रधानमंत्री लगातार खड़े थे और मैसेज दे रहे थे कि इन्होंने अच्छा काम किया है। सीटी रवि
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव चिकमंगलूर से पिछली बार यह जीते थे 26,000 वोट से। यहां पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बदल जरूर दिया, लेकिन स्थिति उन्हीं की मजबूत है। येदियुरप्पा शिकारीपुरा में उन्हें हराना मुश्किल है, तो उनके लिए पुख्ता जमीन पहले भी तैयार थी, अभी भी है। जो उडुपी की सीट है, यह इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हिजाब फेम थे बीजेपी के, जो हार्डलाइनर के तौर पर यशपाल सुवर्णा थे, उनको उतारा गया। उस विधायक को टिकट नहीं दिया गया जो रघुपति भट्ट थे, 12,000 से जीते थे। उनकी स्थिति डामाडोल है कर्नाटक के भीतर। शायद वहां के लोगों ने यह पसंद किया या नहीं किया, अब इस पे ध्यान देना जरूरी है कि वहां क्या होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे लास्ट टाइम तो 4,393 वोटों से जीते थे, जो चित्तापुर में जीते थे। इस बार उनकी स्थिति कॉम्पिटिवली कांग्रेस की मजबूती के परसेप्शन के साथ उनके अनुकूल बन गई है, यह भी एक फैक्ट है। अब अगर सीटों में हिताइए, बादामी की सीट पिछली बार सीधा रमैया वहां से लड़े थे, इस बार वो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। शिमोगा की सीट जहां पर ईश्वरप्पा थे और उन पर जो घूस का पैसा और जो 40% और जो आरोप लगे, ये सारी चीजें जो चल रही थी, उसके मद्देनजर शिमोगा में बहुत कमजोर हो गई बीजेपी। यह एक स्थिति है। लेकिन अगला सवाल यह है कि दरअसल 2-3 बातें बड़ी मैटर कर रही थी। एक, परसेप्शन कांग्रेस का लगातार ऊपर राज्य में बन रहा है, यह एग्जिट पोल दिखला रहा है। और कांग्रेस के लिए कॉम्बिनेशन जो मुस्लिम और वोकलिंगा का था, वो जब टूट गया आरक्षण के मद्देनजर, जिसका जिक्र कांग्रेस ने किया, और दूसरी तरफ बजरंग दल पर बैन लगाने का जो जिक्र किया, इसको लेकर एक झटके में ओल्ड मैसूर के भीतर 60 से ज्यादा सीट है और आधी से ज्यादा सीट, 60% सीट यहां पर कांग्रेस जीत सकती है, जो एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। यानी यह एक तुरुप का पत्ता था, जिसको लेकर बार बार एक सवाल था कि हिंदुत्व का कार्ड अगर बीजेपी ने खेल दिया है तो उसे घाटा होता नहीं है। लेकिन यहां पे खेल एग्जिट पोल में उल्टा नजर आ रहा है। बजरंग दल का दांव बहुत सोच समझकर कांग्रेस ने खेला, और जो पॉकेट्स होते हैं, जो मुस्लिम पॉकेट थे, जहां पर जेडीएस की मौजूदगी थी या वोटों के बंटने से जो लाभ मिल जाता था बीजेपी को, वह एक झटके में बड़े वोट के अंतर के साथ शिफ्ट नजर आया इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 60-65 सीटों पर। यह बड़ा मायने रखता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो दूसरा एस्पेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार, कास्ट कॉम्बिनेशन उसका, और तीसरी स्थिति धनबल और बाहुबल के साथ जो पैरेलल में चल रही थी, वो परसेप्शन की पहली बार चलती हुई नजर आई। परसेप्शन का हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में था, और जो उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, आपको सिर्फ इस रूप में समझ लीजिए, मसलन लिंगायत 67 उम्मीदवार अगर बीजेपी ने खड़े किए तो 51 उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़े किए, और लिंगायत के भीतर की जीत इस बार कांग्रेस के साथ ज्यादा जुड़ रही है। वोकलिंगा में 42 उम्मीदवारों को बीजेपी ने उतारा, 43 को कांग्रेस ने उतारा और 54 को जेडीएस ने उतारा। जेडीएस को इसका थोड़ा सा लाभ मिला है क्योंकि वोकलिंगा उनके साथ रहे, और जिन जगहों पर जरा सा वोट इधर से उधर हुआ है, चूंकि कमोवेश हर सीट पर जेडीएस, बीजेपी और कांग्रेस टकरा रहे थे, तो वोकलिंगा में भी कांग्रेस अपर हैंड में है बीजेपी की तुलना में, और जेडीएस ने अपनी साख उन्हीं उम्मीदवारों के जरिए बचाई है। जो दलित थे, 37 दलितों को बीजेपी ने टिकट दी, 35 को कांग्रेस ने दी। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद की स्थिति ने कमाल किया, और दलित उम्मीदवार जो रिजल्ट अब जब आएगा 13 को, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल में दिखा रहा है उसमें भी अपर हैंड कांग्रेस का है। शेड्यूल्ड ट्राइब में भी 17 उम्मीदवारों को बीजेपी ने उतारा, 16 को कांग्रेस ने उतारा, 14 को जेडीएस ने उतारा। यहां पर जेडीएस मायने नहीं रख रही है। 16 और 17 यानी बीजेपी के 17 थे, वह भी यहां पर धराशायी कांग्रेस के सामने हुए। मुस्लिम को बीजेपी टिकट देती नहीं है, लेकिन 12 मुस्लिमों को टिकट दिया, और 3 जगहों पर मुस्लिमों की अच्छी जीत के साथ कांग्रेस के हिस्से में यह जीत जाने की परिस्थिति है। जिन 13 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया बीजेपी के जरिए, उसमें 2 या 3 ब्राह्मणों को लेकर जो बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, लेकिन 7 ब्राह्मणों में से 1 ब्राह्मण
कांग्रेस के हिस्से में भी जीत सकता है। ओबीसी की स्थिति में अनुकूल बीजेपी के पक्ष में जरूर रहा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 40-40 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन इसका लाभ कमोवेश बीजेपी को जरूर है। बीजेपी ओबीसी में अपर हैंड है जो इनके उम्मीदवार हैं। ओबीसी और कुछ हद तक लिंगायत, बाकी किसी भी जगह इसकी मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। यहां तक कि 11 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया, 12 महिलाओं को कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस की 4 महिलाएं जो हैं वह अपर हैंड में नजर आ रही हैं, हालांकि जीतने की स्थिति में 2 महिलाएं हैं। अब यहां पर अगला सवाल, जो अलग अलग जिलों के भीतर जब आप घूमना शुरू कीजिएगा तो उन जगहों पर कौन सी स्थिति बन रही है यह बड़ा मायने रखता है। मसलन बेलागवी की जो यहां पर 18 सीटें और उसमें से 10 बीजेपी के पास, 8 कांग्रेस के पास। यहां पर बेलागवी में 7 सीटों पर बीजेपी के लिए मुश्किल शुरू हो गई। उसमें खास तौर से 3 सीट नथानी, रामदुर्ग और सोनेदाली की जो सीट है वह बीजेपी गंवा सकती है। कांग्रेस के हिस्से में यहां पर खास तौर से 2 सीट जो अथानी है और खानपुर है, यह 2 सीटें कांग्रेस के लिए भी मुश्किल का सबब है, लेकिन वो जीतेंगी या नहीं जीतेंगी वहां बड़ी टक्कर, बड़ी आमने सामने की है। बगलकोट की 7 सीटों में बीजेपी 5 सीट जीती, उसमें से बगलकोट और हुनगुंड बीजेपी मुश्किल में है। कांग्रेस बादामी में टक्कर में है। बीजापुर की 8 सीटों में से जो बीजेपी ने 3 जीती, कांग्रेस ने 3 जीती थी, जेडीएस ने 2 सीटें जीती थी। यह एक ऐसी बीजापुर की जिला है पूरे कर्नाटक के भीतर जहां पर सारी सीटों में फेरबदल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो देवर हिप्पारगी और जो बीजापुर शहर है जो बीजेपी के पास थी, यहां पर बीजेपी चुनाव हार सकती है। कांग्रेस नागाथन और बसावना में टक्कर देने की स्थिति में है, एक मुश्किल उसके सामने भी आई। गुलबर्ग के भीतर में 4 सीट बीजेपी की और कांग्रेस की 5 सीट, लेकिन 5 सीट जो यहां दांव पर चल रही थी उसमें बीजेपी का खास तौर से सेडम की सीट, गुलबर्ग साउथ की सीट और आलंड की सीट बीजेपी गंवा सकती है। यह स्थिति हमारी टीम ने जो पूरी परिस्थिति पे आकलन करके जो लगातार निकाला है उसको निकाला है। रायचूर की 3 सीटें और उसमें खास तौर से जेडीएस वहां पर जो सिंगानूर में थी वह चुनाव हारेगी। जो बीजेपी के पास 2 सीट है, दोनों जगहों पर उसके लिए मुश्किल सवाल है। कोप्पल की में 5 सीटों में से 3 सीट बीजेपी के पास और 2 सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन बीजेपी जो गंगावती थी वहां पर वह चुनाव हारने की स्थिति में है, जो निकल कर आ रहा है एग्जिट पोल में। गडक के भीतर में 2 सीट, यहां पर 4 सीटें हैं, 3 सीट बीजेपी के पास थी, उसमें से नरगुंड और रोन, यह दोनों सीटें बीजेपी गंवाने की स्थिति में है। धारवाड़ में बीजेपी 5 सीटों पर काबिज है। यहां की स्थिति में 4 सीट पर आपसी आमने सामने की स्थिति है। कोई गंवा रहा है या नहीं गंवा रहा है, लेकिन कांग्रेस की एक कुडगोल सीट है वह दांव पर जरूर है। उत्तर कन्नड़ के में चले जाइएगा तो 6 सीटें आती हैं। यहां पर बीजेपी ने 4 सीट जीती थी, 2 सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन यहां पर बीजेपी की जो भटकल सीट है वह बीजेपी के लिए मुश्किल सबब बनी हुई है। हालांकि हलियाल जो कांग्रेस के पास है वह भी वहां पर उसके लिए भी दांव पर है। हावेरी के भीतर 6 सीटें आती हैं, यहां पर बीजेपी ने 4 सीटों पर कब्जा किया, लेकिन यहां की हंगल सीट वो गंवा सकती है। इसको एग्जिट पोल में बहुत साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस यहां पर हिरकपुर जो है वहां पर वो दांव पर है, आमने सामने की स्थिति में है। और यहां पे एक रीजनल पार्टी सीट गंवा रही है जिसका लाभ कांग्रेस को होने जा रहा है। राणेबेन्नूर की यह सीट है, उस समय कर्नाटक प्रजा पार्टी जो थी उसने चुनाव जीती थी। बेल्लारी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बेल्लारी के इलाके में कांग्रेस 6 सीट पहले ही जीती हुई है पिछली बार, 3 सीट बीजेपी के पास है और जो 3 सीट बीजेपी के पास है वहां पर वह तीनों सीटें दांव पर हैं। बेल्लारी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है रेड्डी बंधुओं की वजह से, लेकिन फिर भी वह दांव पर है। और कांग्रेस के लिए यहां पर खास तौर से जो शेड्यूल ट्राइब की सीट है, सुरक्षित सीट है कंपली, वह मुश्किल में जरूर है। और एक और सुरक्षित सीट है हगारी वोमनपल्ली, यह सुरक्षित सीट है एससी के लिए, यह भी कहीं दांव पर है, आमने सामने का मुकाबला है। देवांगिरी की 8 सीटों में से 6 सीट बीजेपी ने जीती हुई थी, लेकिन इन 6 सीट में से बीजेपी 3 सीट यहां पर गंवा सकती है। होनलिल्ली,
मायाकोंडा जो सुरक्षित सीट है और दिवांगिरी नॉर्थ की सीट जो है यह बीजेपी के लिए मुश्किल है। हरियर में कांग्रेस टक्कर दे रही है लेकिन उसके सामने भी मुश्किल है। शिवमोगा की 7 में से 6 सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन बीजेपी 2 सीट पर, शिवमोगा रूरल जो है और सागर जो है, यह 2 सीटों पर बीजेपी मुश्किल में है। चिकमंगलूर में बीजेपी 5 में से 4 सीट पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार तारिकेरे जो है वह उसके लिए मुश्किल में है। श्रृंगेरी की सीट, माना यह जा रहा था कि श्रृंगेरी की सीट बीजेपी जीत जाएगी, जो उसने हिंदुत्व का कार्ड खेला, लेकिन शायद यह एक टक्कर की स्थिति वहां पर श्रृंगेरी में नजर आए, लेकिन गंवाएंगी या नहीं गंवाएंगी यह बात अभी निकलकर नहीं आई। तुमकुरु की 11 सीटों में से 6 सीट दांव पर है। यहां पर बीजेपी 4 सीट पिछली बार जीती थी, कांग्रेस 3 सीट जीती थी और जेडीएस 4 सीट जीती थी। महत्वपूर्ण यह है कि जेडीएस दोनों सीटें तुमकुरु में गंवा सकती है। गुब्बी और तुमकुरु रूरल की जो सीट है वो दोनों गंवा सकती है। बीजेपी की 3 सीटें यहां पर दांव पर है। एक तुमकुरु सिटी ही दांव पर है, एक तुरु विक्रे सीट दांव पर है और तीसरी सीट है चिकनाका हल्ली। यह तीनों दांव पर है। कांग्रेस अपने तौर पर पावागढ़ा में टक्कर देती, सुरक्षित सीट है यह पावागढ़ा, यहां पर टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। मुश्किल उसके लिए भी पावागढ़ा में है। एक और सीट है चिंतामणि, ये दरअसल चिकला बल्लापुर में पड़ता है। यहां पर जेडीएस जीती थी, लेकिन इस बार जेडीएस यहां पर जीतना मुश्किल लग रहा है। कोलार की जो सीट है यहां पर एक बार इंडिपेंडेंट पिछली बार जीत गए थे, भूगल में, मुल बगल में, ये सीट इस बार कांग्रेस के हिस्से में जाती हुई दिखाई दे रही है। जो खास तौर से बेंगलुरु सिटी का मसला है, ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर जो बीजेपी जीती थी उसमें गंवाने की स्थिति में वो आ गई है। हालांकि पिछली बार 11 सीट जीती थी, लेकिन राजाजी नगर और चिकपेट की सीट, यह दोनों मुश्किल में है बीजेपी, यानी जो 11 से कम हो रही है वह इन्हीं 2 सीटों के जरिए बीजेपी यहां पर आपको कम दिखाई देगी। हासन में मजबूती जेडीएस की जरूर है, लेकिन सकलेशपुर और अरकलगुड यह दोनों सीट जेडीएस के लिए मुश्किल सबब बनी हुई है और यहां पर वो टक्कर दे रही है, लेकिन हार भी सकती है। और जो मैसूर का इलाका है जेडीएस के लिए जो मजबूत माना जाता था, वहां उसको भारी नुकसान है। और खास तौर से अगर मैसूर डिस्ट्रिक्ट का जिक्र करें, जहां पर 11 सीटों में से जेडीएस 5 जीती थी, 5 में से 3 सीट पेरियापटना, कृष्णराजा नगर और हुंसूर, इन 3 जगहों पर उसके लिए मुश्किल है। बीजेपी के लिए नंजनगुड़ सीट जो सुरक्षित सीट है वहां पर मुश्किल है। अगर ओवरऑल एग्जिट पोल को आप परखना शुरू करेंगे तो आपको तकरीबन 75 सीटें उलटती पुलटती दिखाई देंगी। उसमें कुछ सीट कांग्रेस की भी है, कांग्रेस नई जगह से गेन करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी की 26 सीटें इस दौर में डामाडोल स्थिति में है, जो एक बड़ा चंक कांग्रेस के हिस्से में जा सकता है। और जेडीएस की जो 9 सीटें हैं वह सीधे सीधे कांग्रेस के हिस्से में जा रही है। इसीलिए जो हंग असेंबली जो दिखाई गई है अलग अलग न्यूज चैनलों के जरिए, अगर सोचिए तो उसमें जेडीएस की 9 सीट पर एक एवरेज राय है कि हां वो गंवा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की जो 26 सीटें डामाडोल है, उसमें एक एवरेज राय है कि 10 सीट तो उसमें से बीजेपी गंवा ही रही है, जिन नामों का हम लगातार आपके सामने जिक्र करते चले जा रहे थे। यानी बीजेपी किसी भी हाल में 100 पार नहीं कर पाएगी। एग्जिट पोल का पहला संदेश यह है। दूसरा संदेश जेडीएस के लिए है, इस बार वह 20 के इर्द गिर्द ही अटक जाएगी, उससे ज्यादा के आगे बढ़ पाने की स्थिति में नहीं आएगी। यानी वो लगातार जो सोचती थी कि कोई भी मुख्यमंत्री बने बिना जेडीएस के नहीं बन सकता है, इस बार यह परिस्थिति शायद कांग्रेस ने अपने अनुकूल कर ली है कि हम बहुमत में आएंगे। और कांग्रेस के जो बहुमत की परिस्थिति है वह रेंज अगर हंग असेंबली में देखिएगा तो भी सब कोई 105 सीट देने को तैयार है, लेकिन अगर बहुमत में देखिएगा तो 120 प्लस में कांग्रेस जा रही है। मैसेज 3 सबसे बड़े मैसेज हैं जो एग्जिट पोल के मैसेज हैं। पहला मैसेज प्रधानमंत्री को लेकर है। प्रधानमंत्री का ऑरा इस कर्नाटक चुनाव के भीतर से या तो गायब मान लीजिए या फिर यह सोचिए कि जिस बीजेपी को 50 सीट नहीं मिलनी थी उसको इन्होंने 80 तक पहुंचा दिया, तो तमगा उनके छाती पर आप ठोक दीजिए।
दूसरी स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस ने अगर एक साथ मिलकर लड़ाई जहां भी लड़ी, कैडर सक्रिय हो गया, परसेप्शन बनने लगा और बहुत एग्रेसिव वे में काम करने लगी, तो बीजेपी और केंद्र के जरिए जो डबल इंजन का जो भी प्रोसेस था वह धराशायी एक झटके में हो सकता है, जो कर्नाटक मैसेज दे रहा है। और तीसरी परिस्थिति जेडीएस के साथ जुड़ी है, जो कि इस देश को प्रभावित करेगी दो मायनों में, कि अब आने वाले वक्त में कर्नाटक इस एग्जिट पोल के जरिए मैसेज दे रहा है कि कोई भी वोटर अपने वोट को बर्बाद नहीं करेगा, उसे व्यर्थ नहीं करेगा। और आमने सामने की लड़ाई जनता मान चुकी है कि एक तरफ बीजेपी है, सामने जो खड़ा होगा वह एक ही होगा। अगर विपक्ष बटा हुआ होगा तो बाकी बटे हुए विपक्ष को दरकिनार करेगी, किसी एक को चुनेगी। और उसके साथ जुड़ी हुई स्थिति है कि पहली बार मुस्लिमों को यह लगने लगा है कि दरअसल उनके वोट व्यर्थ हो जाते हैं अगर वो छत्रपों के साथ खड़े हो जाएं। यह मैसेज कांग्रेस को एक बड़ी ताकत भी देता है और एक सीरियस तौर पर, पॉलिटिकल तौर पे उभरने और उभारने की परिस्थिति में लाकर भी खड़ा कर देता है। तो एग्जिट पोल का मैसेज, बहती हुई हवा कांग्रेस की, उसके चक्रव्यूह में फंस गया जेडीएस, और बीजेपी उभर नहीं पाई। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सभी की मौजूदगी के बावजूद भी यही एग्जिट पोल का मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।